बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख वड़ाइच। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने एक फ़ैसला दिया और इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर पार्लिमान में वापस आएगी। इस फैसले के हुकूमत पर क्या असरात होंगे? ये फैसला जो 8-5 के तनासुब से दिया गया, इस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का मामला था वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हकदार ठहराया है इन नशिस्तों का। आज इसी पे प्रोग्राम करेंगे। आज जवाब दो में हमारी मेहमान है स्टूडियो में फरवा वहीद, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे नुमाइंदा खसूसी जनाब इमरान वसीम साहब मौजूद हैं। हमारे साथ शौकत बसरा साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौजूद होंगे और माहिर कानून बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब, सबसे पहले तो इमरान वसीम साहब आपसे ही बात करते हैं। क्या हुआ इस फैसले के, क्या आप देख रहे हैं, असरात क्या हो सकते हैं और आज की कार्रवाई हुआ क्या आज? इमरान वसीम साहब। इस फैसले के अपने फर्क भाई जो असरात होंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो तो आपके साथ जो लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठे हैं, वो उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन आज के अगर हम फैसले की बात करें तो ये एक ऐसा आप फैसला इसको कह सकते हैं कि जिसमें जो पटिशनर दोनों जो अदालत के सामने थे, चाहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, चाहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी बनने के लिए अदालत के सामने मौजूद थे, दोनों फ्रीकेन से, चाहे तहरीक-ए-इंसाफ के वकील सलमान राजा साहब थे, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब से, उनसे पूछा गया मुख्तलिफ मौक़ों पर जब इस मुकदमे की समाअत चल रही थी कि आप चाहते क्या हैं, क्या ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं या फिर बेंच अगर ये सोचता है कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दी जाएं तो किसको दी जाए? तो इस पे दोनों वकला की तरफ से, चाहे ताल्लुक उसका तहरीक-ए-इंसाफ से था, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से था, उन्होंने इसी बात पे एम्फसाइज किया कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही मिलनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, इसकी वजह भी पूछी गई अदालत की जानिब से कि आप क्यों ये कह रहे हैं कि अगर अदालत किसी मौके पर ऐसा सोचती है कि ये सीटें तहरीक-ए-इंसाफ को मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलनी चाहिए, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाए? तो खुद वो एडमिट कर रहे थे दोनों जमातों के वकला के, क्योंकि हम आज़ाद डिक्लेयर पाए हैं इलेक्शन कमीशन के एक जजमेंट के बाद, एक ऑर्डर के बाद, लिहाजा हम ये समझते हैं कि हम आज़ादी थे और हम सियासी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं, तो लिहाजा ये जो सीटें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही मिलनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो ना दी जाएँ। इसके अलावा आज के फैसले से जो एक बात और सामने आती है कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस होता रहा, 13 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन थी, जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से किसी भी अदालती फोरम पे, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हों, किसी फोरम के ऊपर चैलेंज नहीं किया गया। और जो दूसरा इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था सलमान राजा साहब की एप्लीकेशन पे, जिसमें उन्हें आज़ाद कैंडिडेट डिक्लेयर करने का एक जनरल ऑर्डर जारी किया गया, और वो ऑर्डर जो है सलमान राजा साहब के अपने दलाइल के मुताबिक जो है वो तमाम जो कैंडिडेट से उनके ऊपर अप्लाई हुआ। इस फैसले को भी तहरीक-ए-इंसाफ ने किसी जगह पे चैलेंज नहीं किया और बार बार जो कमर अदालत में बात हो रही थी कि ये जो दोनों फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं हैं। आज के फैसले से जो एक और इसका एक एंगल या एक खुलासा निकलता वो ये है कि जितनी गलतियां इलेक्शन कमीशन ने की, चाहे 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें अगर गलत तशरीह की गई, उसको तहरीक-ए-इंसाफ ने किसी अदालती फोरम पे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज नहीं किया। और चाहे इलेक्शन कमीशन का दूसरा ऑर्डर था आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर करने का, उसे भी तहरीक-ए-इंसाफ ने चैलेंज नहीं किया। अगर इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ गलत कर रहा था तो एक राइट था तहरीक-ए-इंसाफ के पास कि आप किसी एपलेट फोरम पे चले जाते, उसको एजिटेट करते, अपील दायर करते। नहीं, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो मांगा भी नहीं था वो भी उनको मिल गया। जी, मैं पहले पॉइंट में मैंने यही कहा ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक-ए-इंसाफ ये मांग रही थी, जो उनकी प्रेयर थी कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो ये सीटें मेजॉरिटी जो जज साहबान है उन्होंने दी नहीं। वो कहते हैं कि क्वालिफाई नहीं करते थे, ये इलेक्शन इन्होंने नहीं लड़ा, इन्होंने अपनी फहरिस्तें नहीं दी। लेकिन जो नुक्ता अदालत के सामने, जो पार्टी अदालत के सामने थी नहीं बाज़ाब्ता तौर पे, जो अदालत में बात हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों में गलती की गई है, उसे तहरीक-ए-इंसाफ ने चैलेंज किसी फोरम के ऊपर नहीं किया। तो आज इस फैसले से, जो आज जज साहबान का अक्सरियती फैसला है, तो ऐसा लगता है कि गलबन वो जो गलतियां
इलेक्शन कमीशन की कही गई, लेकिन चूंकि राइट ऑफ अपील था तहरीक इंसाफ के पास, जो कि एक्सरसाइज नहीं किया तहरीक इंसाफ ने, तो ये गलती अब इलेक्शन कमीशन की नहीं, ये पीटीआई की जो है वो कंसीडर की जाएगी। तो इस फैसले के जरिए अदालत आगे गई है, जो मुकदमा था उससे आगे बढ़कर लिख दिया गया है, और जो पीटीआई की गलतियां थी दरअसल उनको रेक्टिफाई करके ये जो सीटें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का जो है वो ये फैसला अक्सरियती जज साहबान का जो है सामने आया है। तो अब क्या, अब ये इलेक्शन कमीशन के जराये से भी आया है कि बिल्कुल हमने तो कोई गलत तशरीह नहीं की किसी फैसले की, फिर और बातें हुई हैं, शायद अशूरा के बाद इजलास भी बुलाया जाएगा, दूसरी तरफ से इस्तीफा भी, तो इस्लामाबाद में चल क्या रहा है, खबर क्या इस फैसले के बाद? देखें, इलेक्शन कमीशन का जो इस पे स्टांस आया है उसमें एक बात तो उन्होंने जो क्लियर की है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन दो बातों पे तो डट के खड़ा है। एक तो ये है कि हमने जो फैसला दिया था, जो इंटरप्रिटेशन की थी हमने कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, तो वो तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारा वो फैसला बरकरार रहा है, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उस हद तक हमारा फैसला बरकरार है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा ये डिक्लेयर किया है कि 39 तो ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि वो पीटीआई के उम्मीदवार थे, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का अपने स्टांस में कहना है कि जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने पार्टी का जो है वो डिक्लेरेशन देना होता है, पार्टी का टिकट जमा करवाना होता है, उस कानूनी तकाजे को पूरा नहीं किया गया। बेशक अपने नॉमिनेशन पेपर में लिख दिया गया कि वो पीटीआई के हैं, लेकिन जो कट ऑफ डेट पे आपने टिकट और सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन देना होता है वो नहीं जमा करवाया गया, तो रिटर्निंग ऑफिसर उनको कैसे पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर जो है वो कर सकता था। और जो बाकी 41 हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उनसे तस्दीक की जाए कि उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन कहता है कि जब वो एक मरतबा आज़ाद हैसियत में उनको रिटर्निंग अफसरान ने डिक्लेयर कर दिया कि वो आज़ाद हैं, जीतने के बाद वो किसी दूसरी सियासी जमात में चले गए हैं, तो उनको दोबारा से जो है अब आज़ाद डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जो हुकूमती वज़रा के स्टेटमेंट सामने आए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है और ये फैसला जो है जो मांगा नहीं गया था वो उससे हटके दिया गया है। तो लग तो ये रहा है, जो खबर बन रही है या जो खबर पक रही है वो ये है कि हो सकता है कि आज तो एक कानूनी जो एक तनाज़ा था उसका फैसला हुआ है कसरत राय से, लेकिन यह मामला हो सकता है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे नजरसानी की सूरत में, या फिर इलेक्शन कमीशन किसी और जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करेगा इस मामले के हवाले से। अभी तक यानी कि जो कागजात इनके जमा हुए हैं, इलेक्शन कमीशन समझता है कि जिस उम्मीदवार ने जिस टिकट के साथ या जिस हैसियत में इलेक्शन लड़ा है वो वही उसकी हैसियत है। इस फैसले के बाद इसकी नोयत चेंज होती है कि नहीं होती? देखें, इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला तो आ चुका है जिसमें इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई हैं, और जो डायरेक्शंस हैं वो बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमने जो फैसले किए, हमारा भी आईनी इदारा है, तो इनकी तरफ से भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, तो इस वजह से इनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया है। तो ये आज़ाद ही हैं क्योंकि इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ जो टिकट जमा करवाना था वो जमा नहीं करवाया गया। और दूसरी जो इलेक्शन कमीशन बात कह रहा है कि हमारी समझ से बालातर है कि गई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी रिलीफ लेने के लिए, लेकिन रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। तो इससे लग रहा है कि अभी फिलहाल जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है उसे सरेदस्त जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो डाइजेस्ट या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। हमारे साथ बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब भी मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपने ये सारी बात सुनी इमरान वसीम जो कह रहे थे। एक बात हो रही है जी आइन को रीराइट किया जा रहा है, दूसरी बात ये आई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इसमें फरीक थी, इंसाफ ले गई तहरीक इंसाफ। तो ये क्या हुआ? क्या अदालत किसी हद से भी आगे बढ़ के अदालत ने इंसाफ दिया? ऐसा हुआ कुछ? सर, आपको सबसे पहले जब आइन की रीराइटिंग की बात होती है तो उससे पहले जरूरी है कि आपको ये पता लगे कि ओरिजिनल टेक्स्ट आइन का क्या है। हमारे आइन का जो दिबाचा है वो इस प्रेफेस पे खड़ा हुआ है कि हाकमियत अल्लाह ताला की जात की है, अवाम ताकत का सरचश्मा है और अपने नुमाइंदगान के थ्रू वो पावर एक्सरसाइज करते हैं। ये प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को आगे बोरो करके आर्टिकल 51(6) में ये कहा जाता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, यानी कि जितनी आपकी प्रेजेंस है उसके इक्विवेलेंट आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। ये आइन का एक बुनियादी मकसद है। फिर हम आते हैं 218(3) पर, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ड्यूटी है कि उन्होंने ऑनेस्टली, फेयरली एंड जस्टली इलेक्शन मुल्क में करवाना है। इसकी तशरीह जब इमरान खान साहब ने पहले एक दफा
थ्रू वो एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करवाया था इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पे, तो उस टाइम पर उन्होंने कहा कि इरेगुलरिटीज है इलेक्शन में, लेकिन बुनियादी काम है कि आवाम की उमंगों की तर्जुमानी हो। इलेक्शन क्या वो डेमोन्स्ट्रेट करता है? अब यहां से आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम का तमाम तनाजा जो है उसकी बुनियाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बनाकर उसकी गलत तशरीह की। उसकी तशरीह उन्होंने ये की कि चूंकि सिंबल मौजूद नहीं है एक पॉलिटिकल पार्टी के पास, लिहाजा वो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। उस पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों को किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना पड़ा और डिफरेंट मोड्स अडॉप्ट करने पड़े। ये उसकी बुनियादी जुज है। इस बुनियादी पॉइंट पर आज 11 जजेस ने ये कहा कि जनाब आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंबल वाली जजमेंट को गलत इंटरप्रेट किया है वो बिल्कुल गलत बात है। और इन तमाम जजेस ने ये कहा कि वो लोगों की प्रेजेंस इन द नेशनल असेंबली आज भी है, उस टाइम पर भी थी और वो कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सिंपल इज मेरली अ फॉर्म ऑफ डिनोटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, बट ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाए। अब ये मैंने आपको उसकी बुनियाद बता दी सारे तनाजे की, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया। उसके रिजल्ट में ऑफ कोर्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इशू आया, इंडिपेंडेंस का ज्वाइन करने का इशू आया। उसके अंदर बुनियादी इशू क्या था जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करना था 51(6)(d)(e) में? वो ये था कि जब एक इंडिपेंडेंस ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होता है तो क्या उस पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये है कि वो पार्टी जिसकी पार्लियामेंट में प्रेजेंस हो, या एनी पॉलिटिकल पार्टी? सो जस्ट द वर्ड इंक्लूड को उन्होंने इंटरप्रेट करना था। उसकी इंटरप्रिटेशन मेजॉरिटी जजेस ने आज ये की कि चूंकि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, चूंकि इसकी बेसिस ये है कि अवाम ने किसको सिलेक्ट किया और उस सिलेक्शन के इक्विवेलेंट उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए, लिहाजा हम उस इंक्लूड को वो भी रीड कर सकते हैं। उस चीज के अंदर जाते बगैर या जाए बगैर कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है, वो उससे एक स्टेप पीछे चले गए। अब यहां पर जो अभी बहस की मैं सुन रहा था बात, वो इसको केस को एक सिविल नेचर का केस जिसमें कोई दो लोगों की जमीन की लड़ाई, उससे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या वो पार्टी थे नहीं थे। ये वो बुनियादी जुज हैं जो कि एक आम सिविल सूट में तो देखे जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट नो डाउट आर्टिकल 185 में एक पॉइंट ऑफ लॉ डिसाइड कर रही है, लेकिन उसके पास 1872 भी मौजूद है और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें पार्टी बनने के लिए दोबारा दरखास्त भी दी, एक फॉर्मल एप्लीकेशन भी आ गई। उसके साथ साथ उन्होंने हाई कोर्ट भी फैसला चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में चेंबर अपील की, लेकिन उससे आगे नहीं गए। लेकिन क्या ये टेक्निकल बात को इस चीज की बुनियाद बनाया जा सकता है कि इसकी बेसिस पर पाकिस्तान की आवाम ने जिन लोगों को इलेक्ट किया उनकी प्रोपोर्शन में जो उनको लोग मिलने हैं उनको लेकर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को दे दें? ये टेक्निकल जस्टिस हम पाकिस्तान में 1947 से आज तक कितनी दफा करेंगे? अच्छा, हमने कितनी दफा मौलवी तज़ीमुद्दीन केस रिपीट करना है? ये मेरे नजदीक इसकी आज एक समरी है। ठीक है, मैं आपसे दोबारा इस मामले में कुछ बातें हैं, कुछ माहिर कानून कह रहे हैं, अब हम ज़्यादा बढ़ेगा, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। फरवा, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि क्या है ये सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं आज के फैसले के 15 दिन बाद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और हुकूमत कह रही है कुछ नहीं हुआ। क्या वाकई कुछ हुआ या हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता इन फैसलों से? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो एक लास्ट रिजॉर्ट तो होता है। हमने देखा ये कोई पहली बार पाकिस्तान की तारीख में नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो अब देखना ये है कि कैसे बनाया जाएगा, कैसे तश्कील पाएगा। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछें तो वो ये आपको कहेंगे जी ऐसी तो कोई बात नहीं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी उमर अयूब साहब की, उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनने जा रहा। लेकिन ये जो 15 दिन का टाइम पीरियड है फरूक, जिसमें आपने 41 जो मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने किस जमात की तरफ जाना है, ये वो खुला मैदान है कि जिसमें हर बंदा बोली लगाएगा, हर बंदा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और जिसने 5-7 करोड़ रुपया लगाया है इलेक्शन पे, जाहिर है वो अपने नफ़े और नुकसान को मद्देनज़र रखेगा। अगर तो वो डाई हार्ट फ़ैन नहीं है या बहुत ही जिसे कहते हैं ना कोर फॉलोअर नहीं है इमरान खान साहब का, तो इस फेज़ के अंदर कुड बी पॉसिबल कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से पहले ही वो शायद इस तरफ ही निशानदेही कर रहे हैं कि बहुत सारे जो अरकान हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर जिन्होंने टिकट रजिस्टर करा के जो अपना इलेक्शन लड़े थे इलेक्शन कमीशन से, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अरकान कहलाए थे, उनमें से अक्सर लोगों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। तो कुड बी पॉसिबल कि वो लोग अपनी जब एफिडेविट लेकर जाएं तो हो सकता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाना पसंद ना करें या शमूलियत इख्तियार करें। इसके इम्कानात मौजूद हैं। दिस कैन हैपन। एंड अनदर थिंग जो हमारे नुमाइंदे भी डिस्कस कर रहे थे और जो अहमद साहब है उन्होंने भी आपको बताया,
देखें, इलेक्शन कमीशन एक्ट या रूल जो है वो बहुत नीचे रह जाता है व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है उसकी रोशनी में जब अगर आप देखें तो वो वायलेट नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पर एक बारीक नुक्ता ये है कि जब इनके बकौल इनके लोग हैं और जब वो जाकर 41 जो अरकान हैं वो अपना एफिडेविट दोबारा से जमा कराएंगे इलेक्शन कमीशन में, तो क्या वो ये डिक्लेयर करेंगे कि वो पिछले वाला एफिडेविट झूठा था? और अगर वो ये डिक्लेयर करेंगे कि वो झूठा है तो इस पे तो आर्टिकल 63A वाला मामला आ जाएगा। तो ये बहुत बारीक चीज़ें हैं कि जिनको जाहिर है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन 8-7 दिनों में क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। इमरान वसीम साहब भी हमारे साथ हैं। इमरान वसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अभी शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। साथ साथ मैं पंसोता साहब आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि इस वक्त जो ये जो फैसला आया है इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो क्या इसके एक तो ये सभी असम्बलियों पे इसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जैसा फरवा भी पॉइंट कर रही थी, ये वाला बता रही थी कि जब ये दोबारा से पूछा जाएगा 15 दिन में कि आप कहाँ पर खड़े हैं, तो ऐसी भी कोई नौबत आ सकती है कि लोग इधर उधर करें कि जनाब हम। सर बिल्कुल ऐसी पोजीशन बन सकती है, लेकिन आज की जजमेंट से उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगी और वो प्रोटेक्शन ये है कि ये तसव्वुर किया जाएगा कि उस डेट पर वो इंडिपेंडेंट है। उनका जो साबका एफिडेविट है, चूंकि वो अनक्लियर है एज टू कि वो तरीके इंसाफ के हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, ये कहाँ के हैं, उसको उस तरह तसव्वुर नहीं किया जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ दिस जजमेंट। और वो जाकर प्रॉबेबली बताएंगे बिकॉज अब उनके पास बुके में चॉइस है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो कि पहले नहीं थी, जो कि कहा गया इवन कोर्ट में भी कहा गया, वैसे भी कहा गया कि चूंकि वो नहीं थी तो फिर हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं थी और हम साथ साथ ये मेंटेन करना चाहते थे। इन तमाम लोगों को बाय एंड लार्ज ऑफ कोर्स इससे ये एक्सपेक्टेड होगा कि वहां जाए अनलेस कि कोई प्रेशर एक्सर्टिंग टैक्टिक्स हो या कुछ हो। और इनका जो प्रीवियसली सबमिटेड एफिडेविट है उसको मेरे जाती नजर में आफ्टर रीडिंग दिस जजमेंट शॉर्ट ऑर्डर, जो कि तफसील में आएगा, वो प्रोटेक्शन जो है वो हासिल होगी बिकॉज उस एफिडेविट को किसी हद तक अनक्लियर कहा गया। लेकिन उस एफिडेविट में भी जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ का जिक्र किया हुआ है या टिकट से रिलेटेड मामला किए हुए उनको उन्होंने यहाँ पर प्रोटेक्शन दे दी है, बट स्टिल उनको एक मौका दिया है कि क्या वो वाकई ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना चाहते थे, जो कि अब ऑप्शन नहीं रही, जो मेरी समझ के मुताबिक बात आ रही है। और इस चीज पर अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो एक पॉलिटिकल जमात है पर से इन लाइट ऑफ आर्टिकल 51(6)(d)(e)(n)(e). सो वो चीज देखने वाली है। लेकिन वो बिल्कुल अब चूंकि उनको प्रोटेक्शन जजमेंट दे रही है तो मैं ज्यादा तौर पर समझता हूँ कि वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन उन पर प्रेशर जरूर एक्सर्ट किया जाएगा कि वो जाके किसी और को ज्वाइन करें क्योंकि वो इंडिपेंडेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक है। इस फैसले के क्या असरात होंगे, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है। शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो वो भी हमारे साथ होंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जी। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख वड़ाइच और आप मखसूस नशिस्तों का आज मामला रहा, पूरा दिन इसी के ऊपर सियासी सरगर्मी रही। हुकूमत ये कहती है कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये बिल्कुल एक सियासी फैसला हुकूमत ने करार दिया, बल्कि ये भी कहा कि ये कोई आइन को रीराइट किया जा रहा है और इसके ऊपर नजरसानी के हवाले से क्या मामला हो सकते हैं। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ फरवा वहीद साहब मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी फर्क भाई, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, इसी तरह का लाउड एंड क्लियर आज फैसला आया है, क्या जज्बात हैं आपके और इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, पार्टी क्या सोच रही है, जरा बताइए क्या चल रहा है तहरीक इंसाफ में? शहबाज भाई, अल्लाह हक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हक और सच की फतह हुई है और आइन और कानून जो कहता था उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है। और डे वन से हम तो यही कह रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बाइस्ड है और अभी जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधला हुआ है, सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन उन्होंने करवाया है, जो है 2/3 मेजॉरिटी मिली थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने उसको कन्वर्ट कर दिया फॉर्म 45 को 47 में। तो आज उस फैसले जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हमारी जो बात थी वो सच साबित हुई। और आप ये देखिए कि बल्कि जब ये केस की समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने एक बार उस समाअत में कहा कि मैंने जो फैसला था 13 जनवरी को बल्ला छीनने वाला, उसकी खल तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने, जिसकी वजह से ये सारा हुआ है। तो आज मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट जब बैठी है
उन्होंने वो जो गलती हुई उसकी उन्होंने वजाहत कर दी और वो तहरीक इंसाफ की सीटें जो हम जीते हुए थे वो हमें मिल गई। लेकिन हमारा तो मुतालबा डे 1 से पहले भी था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो फिल फॉर मुस्ताफी हों, और बल्कि आज के फैसले की रोशनी में तो उन्होंने लिख दिया जजेस ने मेजॉरिटी फैसले में कि उन्होंने आइन और कानून को तोड़ा है और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी होनी चाहिए, बाकी मेंबरान भी मुस्ताफी हों। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में हम तो डे 1 से इमरान खान जंग इस बात की लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहाँ पर आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। आप ये देखिए कि पिछले दिनों जब नैब अमेंडमेंट का केस था तो उसमें उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला। उन्होंने कहा जज साहब अगर मैं इसको सपोर्ट कर दूं इन तरामीम को तो मैं तो रिहा हो सकता हूं लेकिन मेरी कौम दिवालिया हो जाएगी। तो इसीलिए आज ये बताएं कि इस आज के दिन, अब आप इससे पहले तो कुछ पार्टी रहनुमा कह रहे थे कि काजी फायज ईसा पे भी अदम एतमाद कर रहे थे, तो अब क्या पोजीशन आपकी बेहतर है? अदम एतमाद है अभी या नहीं है? सब कुछ ठीक है? अब काजी फायज साहब पर पहले दिन से इतमाद नहीं था और आज भी इतमाद नहीं है। उसकी रीजन आपने हमारे साथ अभी तक जो कुछ हुआ है 8 मई से ऑनवर्ड, उस सब में चीफ जस्टिस काजी फायज से अगर आइन और कानून की हुक्मरानी को देखते तो आज हमारे साथ ये ना होता। आप तो इसको छोड़ दें कि हमारे साथ तो क्या हुआ। जजेस गैर महफूज हैं, जजेस इंसाफ मांग रहे हैं जिन्होंने खुद इंसाफ देना है लोगों को। आपके सहाफी जो है अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। इसी तरह आपका बुनियादी इंसानी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया, तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया। और काजी साहब पूछ रहे हैं कि फॉर्म 47 क्या होता है। भाई अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हमारी 8 फरवरी वाली हमने दरखास्त दी हुई है, उन्होंने तमाम दरखास्तें टेकअप कर ली, हमारा बल्ले का निशान छीन लिया, आरोज का फैसला हो, लेकिन नहीं किया तो उन्होंने 8 फरवरी वाला केस टेकअप नहीं किया। तो इसलिए हमारा अदम एतमाद कल भी था, आज भी है। और इमरान खान साहब तो बसा साहब इस बात पे तो खुश हो जाए ना कि आज के ये दौर है जिसमें लार्जर बेंच भी बनते हैं, सब कुछ हो रहा है। इससे पहले तो एक दौर ऐसा भी था, इससे बिल्कुल पहले जिन चीफ जस्टिस की सरबराही में ना तो कोई ऐसे बेंच बनते थे ना ऐसा कुछ होता था। तो फिर भी एक आपको उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। नहीं, मैं तो देखिए हम कब कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सिर्फ जो हमारे केसेस हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है, चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था जिन्होंने कहा कि जो केसेस इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से हो आप उनको ना समाप्त करें। और भी बहुत सारी रीजन है, बड़ा हम टॉपिक से हट जाएंगे कि क्यों हमें उन पे अदम एतमाद है। ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सोच क्या रही है? ये तो आपके लिए चले आज मुबारक है, जुम्मा मुबारक, तो अब आप क्या सोच रहे हैं इसके बाद? अब तो आपका मोराल भी बड़ा अप हो गया, कोई बड़ी तहरीक आने जा रही है, कोई सड़कों पर आ जाएंगे या फिर वही इस्लामाबाद वाला जलसे वाला मामला बस खुशी मना के अंदर? फरक भाई तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है और इमरान खान 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो पाकिस्तान में मसाइल हैं, जो सियासी अफरा तफरी है, जो सियासी इंतशार है, जो मुआशी इंतशार है, उसका एक ही हाल है कि अवाम ने जो राय दी, अवाम ने जो मैंडेट दिया 8 फरवरी को और 9 फरवरी को उसको बदल दिया गया। जब तक आप अवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो पहला तारीखी फैसला है, हम समझते हैं कि बाकी जो मामलात हैं, जिस तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मसला, भी आपको पता है कि हुकूमत जो है वो उन जजेस को नहीं लगाना चाह रही, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास अब मामला है। इन चीजों को आगे लेकर बढ़ना होगा। हम तो सिर्फ पाकिस्तान में ना, इमरान खान ने अगर बाहर आना होता, वजीर आजम बनना होता तो पीपल्स पार्टी में बनाने गई थी। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फासले से पहले भी थे। हम सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस में है, अवाम की हुक्मरानी में है। आज जो लोग बैठे हैं वो तो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, उनको तो जबरदस्ती आकर ये जो बात आई है, फैसल वाडा ने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा 15 दिन के अंदर, तो इसकी भी कोई फील्डिंग लगा रहे हैं आप? आपके अंदर भी तो कुछ ना कुछ चल रहा है ना? हाँ फर्क भाई मैं बता देता हूँ, मैं बिल्कुल जो आप पूछना चाहते हैं, हम अभी भी जाहिर है हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आज आइन और कानून के मुताबिक फैसले हैं उसके मुताबिक हमारे तमाम इदारे, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे। आज तो इस फैसले से पहले तो आइन नहीं था, जंगल का कानून था, आइन कानून मफलूज हो चुका था। आपने देखा केयर टेकर सेटअप 1 साल तक चलाया गया, जो इलेक्शन में हुआ वो आपके सामने था। सो हमारे दरमियान यही चल रहा है कि हम इंशाल्लाह इस फैसले को अप्रिशिएट करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप जजेस जिस तरह खड़े हुए हैं आइन और कानून के साथ, कि जहां भी जुल्म, ज्यादती और बर्बरियत हो रही है 1 साल से पाकिस्तान में, जहां पर वो लोग
जो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, और उसका हल एक ही है, वो इमरान खान साहब ने बता दिया है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ देखिए, की जीत इलेक्शन हुई है हुआ। तो शिकस्त किसकी हुई है, जरा बसा साहब ये बताएं जरा। देखिए, मैं समझता हूं कि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर गैर आईनी और गैर कानूनी निजाम चला रहे थे, वो लोग जो पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक का जनाजा निकाला हुआ था, जो यहाँ पर उन्होंने जाली इलेक्शन की मुसल्लत हो गए थे, हुकूमत की शिकस्त हुई है। और किसकी हुई है? और अच्छा, वो हुकूमत जो हुकूमत की अवाम की शिकस्त हुई है। हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत जाली की शिकस्त असम्बली हो है, गई है। जाली सदर है, जाली वज़ीर आज़म। बेसिकली आप कह रहे हैं जाली वजीर जो आजम हुकूमत हुकूमत इनकी शिकस्त हुई है, ऐसी कह रहे हैं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसकी आपका मसला साहब। मैं जरा पंसोता साहब से भी कुछ पूछना चाह रहा था। पंसोता साहब, इसमें ये जो लोग कह रहे हैं कि जी इससे अभाम बढ़ गया, क्या ये फैसला वो शॉर्ट जजमेंट के ऊपर कह रहे हैं या इस फैसले में वाकई कुछ अभाम है? आपने इसको पढ़ा है, देखा है, क्या लगता है आपको? इतना ये क्लियर है कि सबको समझ आ रहा है, ये इस तरह से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा? देखिए, शॉर्ट ऑर्डर्स जो है ना जी, वो कभी भी इतनी क्लैरिटी नहीं देते जो डिटेल्ड जजमेंट्स देती हैं। अब मैं आपकी व्यूअर्स के लिए भी और हम सारों की आसानी के लिए पहले ये बता दूं कि केस बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने था क्या। वो ये था कि 51(6)D और E के मुताबिक जो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है जिनकी पार्लियामेंट में प्रेजेंस हो, वो एक सीट हो, यानी 1+80 या 0+80 is 0। उसकी तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्लियामेंट में प्रेजेंस है, और वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ले का साइन वापस जरूर लिया गया, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी इनको बंद तो नहीं कर दिया गया। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के साइन पर इलेक्शन लड़ा, वो उनकी नजर में पार्लियामेंट में मौजूद हैं। अब जो बकाया लोग रह गए हैं, उनको टाइम दिया है थ्रू दिस जजमेंट कि वो जाएं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा उनको मौका दिया। और वो दोबारा मौका देने की वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बल्ले वाली जजमेंट की गलत तशरीह की, जो कि आज 11 जजेस ने कहा। एक बात पे तो कंसेंसस है, क्योंकि उस तरफ जाकर हमारी जो गवर्नमेंट भी और बाकी लोग ज्यादा नहीं बोलते। जो जज उस तरफ आता जाएगा, वो इनके लिए हर तरह की उसके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं, और मेरे नजदीक कंटेम्पचुअस तरीके से आज बात की गई। बट एनीवेज, वो चीज के ऊपर हमारा कंसेंसस है। अगर उस पे कंसेंसस है और रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स वाज अ मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ दैट जजमेंट, तो आप इतना तो उसको लीवे देंगे किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में कि जो आम ने जिसको इलेक्ट किया है, उनकी बेसिस पर जो लोग आए हैं वो सामने आ जाएं। ये टेक्निकल जस्टिस हमने इस लेवल पर तो नहीं ले जाना, चले इसको छोड़ दें। क्या एज अपोज टू दैट लॉ की इंटरप्रिटेशन या आइन की मंशा ये थी कि वो लोग जिनकी पॉलिटिकल पार्टी एक भी सीट जीती है उनको 10-10 सीटें मिल जाए? ऑफ कोर्स नॉट। सो ये जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं और आईनी मामलात की इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसमें फिर पार्टीज, अफराद और इनफरादी जो पोजीशन है वो रिडंडेंट हो जाती है, इमटेरियल हो जाती है। वहां पर मकसद एक होता है आइन की तशरीह, और पीटीआई ने तो एक दरखास्त भी दे दी थी इन दीज प्रोसीडिंग्स। और आपको एक और बात बताऊं, अपील के ऊपर एक प्रिंसिपल है, क्योंकि ये अपील था कि अगर एक पार्टी जो किसी डिसीजन से इफेक्ट हो रही है वो विद इन टाइम अपील फाइल कर दे, तो दूसरी पार्टी अगर दरखास्त दे तो वो ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा बन जाती है। ये सेटल्ड पोजीशन है कानूनी। सो हम मान लेते हैं तहरीके इंसाफ ने लेट दी दरखास्त, लेकिन तहरीके इंसाफ की दरखास्त कोई एक जैद बकर की दरखास्त नहीं थी जो कि अपनी इनहेरिटेंस के राइट से महरूम हो रहा है और आप कहें जी वो ऊपर वाले कोर्ट से जाके ले लेगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे लोग। अब उन लोगों को जब आप डिसफ्रेंचाइज करेंगे तो क्या उस इफेक्ट को सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में नहीं दे सकती? इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने तनख्वाह ना लेने पे वजीर आजम को फारिग किया, 109 में वजीर आजम को सजाए मौत दी, और पता नहीं कौन कौन से फैसले किए। अगर इस किस्म के फैसलों को हम एंटरटेन कर सकते हैं और उनकी हम बैठ के बात कर सकते हैं, तो ये तो इससे तो इंपॉर्टेंट फैसला ही कोई नहीं। तो आपकी समरी तो ये है कि बहुत अच्छा और बेहतरीन फैसला आया आज। ऑफ कोर्स आई कंप्लीट, और मैं सबकी जजमेंट से एग्री करता हूँ। जो डाइसेंट भी आया ना जी, डाइसेंट जो है उनकी भी बड़ी बेहतरीन जजमेंट है, और मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि डाइसेंट के अंदर से भी बड़ी जबरदस्त चीजें आगे से निकलेंगी। एक चीज सिर्फ आज की जजमेंट से डिटरमिन होगी जिसको मुझे बात करनी है 1 मिनट में। मुझे पंसोता साहब एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेनी है, उसके बाद मैंने आपसे ये इख्तलाफी नोट पे भी बात करनी है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये इख्तलाफी नोट किसने दिए, क्या थे, इस पर भी बात करेंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इख्तलाफी नोट भी आया, उस पर बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब से बात कर रहे थे। तो बैरिस्टर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा आप जल्दी से इस पर बात कर लें ताकि फिर मैं फरवा की तरफ आऊँ कि इस फैसले के बाद हुकूमत के लिए कौन सी मुश्किलात आने जा रही हैं। जी बैरिस्टर साहब। देखिए सर, बुनियादी तौर पर जो मेजॉरिटी ऑर्डर है वो तो हमने समझ लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करते हैं। जहां तक माइनॉरिटी ऑर्डर है, यही रीजनिंग वहां पर है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है नहीं करती उस पर हम बात नहीं कर रहे, बट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी की डेफिनेशन में नहीं आती, तो लिहाजा उनको ये सीट्स नहीं दी जा सकती। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो एक बड़ी मुनासिब बात की है, इस चीज को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 11 से 12 जजों ने रिकग्नाइज किया है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो गलत तशरीह है एक जजमेंट की। सो ये ऐसे ही है कि आप मुझे कहें कि आप मेरे प्रोग्राम में 7 बजे आ जाएं, मैं बजाय रात के 7 बजे आने के सुबह 7 बजे आ जाऊं, और उसके बाद मुझे उस सारी की सारी मामलात से महरूम भी कर दिया जाए और बाद में इल्जाम भी मेरे पे दिया जाए, तो बात तशरीह करने की है। तो अगर आपकी तशरीह इतनी एब्सर्ड थी जिसकी वजह से जो एनामली बन रही है पाकिस्तान में वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्स में से एक पॉलिटिकल फोर्स को वाइप आउट कर रहे हैं, तो इस चीज को तो आपकी उसने भी एक्नॉलेज किया है माइनॉरिटी व्यू ने। लेकिन उन्होंने ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि उनके मुताबिक पार्टी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने ये बात नहीं की, और ये भी कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्लियरली लोग दे चुके हैं, जिनका क्लियरली नजर आ रहा है कि वो उसमें हैं, दे शुड बी अलाउड टू जॉइन, और उसके अगेंस्ट उनको आपने जो सीट्स बनती हैं उनकी वो देनी है दें। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं थी जो कि उनके सामने था, दैट्स द लिटरल इंटरप्रिटेशन। दूसरी साइड ने उस इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा आगे जाके कहा कि तहरीक इंसाफ भी पढ़ेंगे। अब आपने इफेक्ट देखना है कि किसका आइन की जो प्रॉपर तशरीह है उसमें इफेक्ट किसका बेस्ट आता है। तो मैंने जब आपसे जाने से पहले ब्रेक पर कहा था कि दोनों साइड्स की जो जजमेंट है मैं उनसे इसलिए एग्री करता हूं कि उनके अंदर कंसेंसस, एक बात जो कि जस्टिस अतर मनीला बार बार करते थे, वो सामने आई है कि द बोन ऑफ कंटेंशन इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसर्निंग बैट सिंबल केस। उसकी गलत तशरीह से ये तमाम मामले हुए हैं। अब ये चूंकि आईनी इदारा है और वो मजे से कह रहा है कि जी हमने गलत तशरीह की है, चले आज आप हमें माफ कर दें, इस तरह तो नहीं हो सकता। ये माफी उनको दी जा सकती थी अगर लेट से कोई बेसिक बुनियादी, यहाँ पर पाकिस्तान की अवाम आर्टिकल 17 उनके बुनियादी हक पर डाका है, तो वो सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 को रीड करना है विद द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्शन एक्ट। अब इलेक्शन एक्ट की तो मैं क्विकली जाते जाते बात करता जाऊं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैं एक सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन कर रहा हूं, उसके अंदर जहां जहां तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं वहां रिकाउंट नहीं ऑर्डर कर रही, जहां जहां नून के वहां पर रिकाउंट ऑर्डर कर रही ऑन द सेम फैक्ट्स। तो अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल को कैसे फिर जिसे कहते हैं डिस्काउंट कर देंगे या माइनस कर देंगे? ये वजह है असल जो। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा इसके बाद हुकूमत के पास रास्ता क्या है? नजरसानी की बात हो रही है, क्या निकल सकता है? क्या हुकूमत के लिए कुछ है चांस? देखिए, जो हुकूमत के पास कानूनी रास्ता है वो तो एक ही है कि वो रिव्यू फाइल करे। रिव्यू के ऊपर सेटल्ड पोजीशन है कि वही बेंच दोबारा सुनेगा, अनलेस कि कोई बेंच में से रिटायर हो जाए तो चीफ जस्टिस के पास पावर होती है रिकॉन्स्टिट्यूट करने की। रिटायरमेंट इस वक्त सिर्फ काजी साहब की नजदीक है, उसके अलावा तो आई डोंट सी एनीवन रिटायरिंग एनी टाइम सून। सो एक ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन जो कि खतरनाक ऑप्शन है कि हुकूमत डिसाइड करे, जिसका भी अंदिया भी दिया था आपकी एक मेहमान ने, कि वो जाएं और जाके 1843 की पिटीशन फाइल करें और कहें कि जी ये पाकिस्तान की पता नहीं आइन के ऊपर किसी किस्म का डाका है। लेकिन उस चीज पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का व्यू बड़ा क्लियर है, वो लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर चलते हैं और वो आर्टिकल 1843 के कोई बहुत बड़े फैन हैं भी नहीं। ही बिलीव्स मोर इन द प्लेन टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ का है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई उनको चीज मिल सकती है। हाँ, जहां पर हुकूमत अब अपनी पोजीशन एक्सर्ट करेगी वो है इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन उसका भी हल मंसूर अली शाह साहब की जो सरबराही में ऑर्डर है उस पर लिख दिया है कि आप जब मर्जी कोर्ट आ जाए रुजू करें, और वो 8 मेंबर के सामने फिक्स होगी। सो वो भी एक तरह का, वो जिस तरह मॉनिटरिंग जज थे, यहाँ पर वो आपको एक 8 मेंबर जज जो है उसकी बेंच जो है उसकी मौजूदगी नजर आएगी। सो मुश्किल होगा, लेकिन ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स की जाएंगी। लेट्स सी हाउ इट ट्रांसफॉर्म। शौकत बसरा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बारह क्या आपके ज़हन में? मैं सिर्फ परसोता साहब जो बात कह रहे थे ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो गलती 13 जनवरी को की थी उस गलती को उन्होंने करेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि हमने गलती की थी। मैं बताता हूँ, 13 जनवरी को जो हमसे बल्ले का निशान काजी फाइजा साहब ने 3 रुकनी बेंच की सरबराही में हमसे छीना था, कोर्ट कह रही है कि वो फैसला जो दिया गया उसकी तशरीह उन्होंने गलत की इलेक्शन कमीशन ने। सो आज ये जो फोर्थ कोर्ट का वर्डिक्ट आया है
जो मेजॉरिटी डिसीजन है वो यही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की वजह से हमें ये भी समझा गया कि हम पार्टी एज अ पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अगर हमारे से बल्ले का निशान ना छीना जाता तो आप देखिए कि यही जो रिजर्व सीटें थी वो इशू नहीं आना था। इशू उस बुनियाद पर आया कि जो हमसे 13 जनवरी को फैसला दिया काजी फाइसा साहब ने, और यही बात तमाम के तमाम जजेस कह रहे हैं। कोर्ट में दौराने जब समाअत को यही बात डिस्कस हो रही थी। सो जो जुल्म जबर बर्बरियत 1 साल से हमारे ऊपर जारी थी, और आप देख लीजिए कि जजेस क्या कह रहे हैं कि आपको इंसाफ हमारे फैसलों से नहीं मिलेगा, जाएं जाके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको इंसाफ मिलेगा। जजेस बेचारे खुद इंसाफ मांग रहे थे। सो मेरे भाई, आज हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि ये तो हक और सच की फतह हुई है, और वो आवाम जिन्होंने मैंडेट दिया था इमरान खान को 8 फरवरी को, आज वो लोग, अभी हमारी वो सीटें तो वापस नहीं आई। ठीक, चले फरवा, क्या आप इस सारे फैसले के बाद क्या मंजरनामा देख रही हैं? मुस्कुरा भी रही हैं, कुछ ऐसा है इस फैसले में? किसकी शिकस्त, किसकी फतह आप इसको देखती हैं? देखिए, फतह तो हमेशा सिस्टम की होनी चाहिए और आईन और कानून की होनी चाहिए। जिस कौम में आईन और कानून की पासदारी ना हो, उस कौम का हाल हम जैसा होता है। मुझे लगता है कि ये फैसला बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस आउट तो करता है, लेकिन आपने इख्तलाफी नोट की बात की, तो यहाँ पर जस्टिस याया आफरीदी का इख्तलाफी नोट मेरे सामने, मैं चाहूँगी कि मैं पढ़ दूँ आपको कि उन्होंने वैसे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो अपील थी उसे मुस्तरद किया है, लेकिन साथ उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ मेंबरान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहने वालों को तनासुब से हिसाब से उनको नशिस्तें दी जानी चाहिए। यानी वो नशिस्तें ना देने के हक में नहीं थे कि आप ना दें, लेकिन वो चाह रहे थे कि जितनी बनती हैं, जिन्होंने डिक्लेयर किया है बिफोर इलेक्शन, जिन्होंने पीटीआई लिखा और फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं आज़ाद हैसियत है, उनके हिसाब से तनासुब से आप उनको दें। अभी इसमें तो फिर बाकी सब भी शामिल हो जाएंगे। एनीवेज, दी अदर पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं वो इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और बिल्कुल इलेक्शन कमिश्नर की बहुत सारी चीज़ें या हरकत मशकूक हैं, मशकूक एजन के भाम पैदा करती हैं। 8 फरवरी के बाद 8 फरवरी की रात को गायब हो जाना वगैरह वगैरह, और फिर ये फॉर्म 45 और 47 का रोला होना, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बल्ला छिन जाने के बाद जो अभी तक हिसाब किताब चलता रहा है। इस्तीफे का मुतालबा आया उनकी, लेकिन इस्तीफे के मुतालबे के साथ साथ मेरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सवाल है कि क्या आप लोग उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का सोच रहे हैं या सोचेंगे? क्योंकि हमारे जस्टिस एंड लॉ के सिस्टम में जब हम बहुत सारी लूप होल्स देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि एक शख्स मुल्क के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है और वो उसको करके निकल जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद हमें ये एहसास होता है कि उसने तो ये फला वक्त में ही काम किया था। अब अगर आप लोग पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे सवाल उठा रहे हैं, तो इसके लिए क्या आप लोग कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे या इस तरह ये जबानी जमा खर्च है? यानी हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात आप देख रही हैं? देखिए, हुकूमत के लिए मुश्किलात ये हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि देयर वाज अ प्लान टू गिव एक्सटेंशन टू काजी फायजी साहब। ये हमने भी ज़रा हमारे हलकों में से आवाज़ें आती हैं, सुनते रहते हैं। अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन अफवाहें सच्ची भी साबित हो जाती हैं। ये अफवाहें हमने बाजवा साहब के टाइम पे भी सुनी थी फरूख। एनीवेज, तो ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, आई थिंक ये तो खटाई में चला जाएगा। सेकेंड, मैं ये बहुत लाउड एंड क्लियर आपको बता दूं कि हुकूमत ने कुछ जो अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी हैं पार्लियामेंट के फ्लोर के थ्रू, देखें वो जो करनी है और वो जिनकी ख्वाहिश पे होनी है वो हो जानी है। अगर कोई ये सोचेगा कि ऑपोजिशन ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है तो बिल पास करने में, फलां बिल पास करने में या फलां चीज़ें करने में प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लमैटिक होगा, तो मेरा ख्याल से ये चीज निकाल दें। तो कोई तहरीक भी एहतजाजी बड़ी नजर आ रही है आपको हुकूमत के खिलाफ? हाँ जी, हाँ। देखिए, हुकूमत के खिलाफ मुझे तहरीक इसीलिए ज्यादा जोर पकड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वजूद नहीं रहा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद 2018 में था। या इस वक्त आपको लगता है कि ऐसा कुछ फर्स्ट ईयर का गायब होना, सेकंड ईयर का छोड़ जाना एक बहुत इम्पैक्टफुल चीज है। और अभी जिनके पास पार्टी है, बड़े मौजूद लोग हैं, इनमें से 54% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए इंट्रोड्यूस करवाए हैं असेंबलीज में। अच्छी बात है, खुशाइंद बात है, लेकिन फिर वक्त ऐसा नहीं हो सकता। आपका असर नहीं रखते कि वो डायलॉग्स के लिए या ब्लैकमेलिंग में या प्रेशराइज करने में कोई अहम किरदार। शो का वक्त खत्म हो गया। बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब बहुत शुक्रिया, शौकत बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, फरवा वहीद साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल 7 बजे फिर मुलाकात होगी। इस फैसले के क्या असरात होंगे आने वाले दिन जो हैं उसको मजीद क्लियर करेंगे। अपने मेज़बान फरूख वड़ैच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।